Hello and welcome back to my YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh and today we are going to start with a chapter second, that is chapter number 1.2 on saying please. So let us see क्या होता है please बोलने से. Now this chapter was given by Mr. Alfred George Gardiner. Okay, he is the author who has given this chapter to us. Now talking about this author, he has started his career as a journalist and then as a editor later on. Okay, तो इनका करियर काफ़ी ज़्यादा जर्नलिज्म में रहा है. इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है जो उन्होंने दिया है इसमें बहुत सारे बातें उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाने की हमको कोशिश की है. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ हिज बेस्ट, नाउ दीज आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग्स. ओके, कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर. Through his chapter, he is trying to teach us what? The basic truths of life. How the basic truths of life, the good manners help us to achieve a goal in life. Apart from that, morality in everyday life, that you have to be good to people. If you are not good to people, if you are dishonest to people, if you show discourtesy to people, definitely that is not at all good for the society. It is considered to be a bad manners. It is not illegal, but it is unethical. So there is a difference between legal as well as ethical. Okay, now he points out the value of good manners in social life. The importance of good manners in social life has been given to us throughout the chapter, and he emphasizes the importance of courtesy and politeness. Why courtesy and politeness in your behavior is important? Why you should be polite with people, and why your behavior has to be polite as well. He shows how polite speech and manner sweetens the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. So basically when you show bad manners, ill manners or discourtesy to people, definitely it is going to pollute the environment. Now let us start with the chapter. So the chapter says on saying please. Now it starts with a story. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift. There was a liftman, एक liftman था जिसने क्या किया, पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया. क्यों निकाल दिया? और उस चीज़ के लिए उसको फाइन भी किया गया, पेनल्टी भी पे करनी पड़ी. ही वॉज पेनलाइज्ड फॉर दी ऑफेंस अनडाउटेडली इन दी रॉन्ग, क्योंकि उसने गलत किया था. ही वॉज अ लिफ्ट मैन. उसने क्या किया, उसने उस इंसान को, उस पैसेंजर को जो लिफ्ट में आया था मॉर्निंग में, उसने उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया. नाउ लेट अस सी क्यों ये इंसिडेंट हुआ. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. नाउ इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. एक प्लीज़ की वजह से उसने उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. अब जिसको बाहर निकाल कर फेंक दिया उसको बोला गया है कंप्लेनेंट, बिकॉज उसने कंप्लेंट फाइल किया लिफ्टमैन के अगेंस्ट कि ही थ्रीव मी आउट ऑफ द लिफ्ट. तो कंप्लेनेंट जैसे ही लिफ्ट में जाता है, जाकर उसने क्या बोला, टॉप. टॉप मतलब जिस किसी भी उसको फ्लोर पर जाना था, तो वहाँ पर जाने के लिए हो सकता है लास्ट फ्लोर जो था वहाँ पर उसको जाना था, तो उसने क्या बोला, टॉप. तो लिफ्टमैन ने क्या डिमांड किया, टॉप मत बोलो, टॉप प्लीज़ बोलो. क्या बोलो, टॉप प्लीज़ बोलो. तो इसमें क्या हो गया, एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. अब क्या बोला उस कंप्लेनेंट ने, जब उसने बोला टॉप प्लीज़ बोलने, तो उसने उसकी बात नहीं मानी. तो इस चीज़ ने उस लिफ्टमैन को थोड़ा सा क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया. थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया, बुरा भी लग गया, जिससे कि उसने क्या किया, उस कंप्लेनेंट को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया. दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर्स टू फार. अब ये जो बात थी वो किस बात को लेकर बात कर रहे हैं, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ मैनर्स. यहाँ जो बात होती है वो मैनर्स की बात आ जाती है. डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. डिसकर्टसी कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, यानी कि अगर आप किसी के साथ रूड होते हो, रूड बिहेव करते हो, कोई लीगल ऑफेंस नहीं है. कोई लॉ ऐसा नहीं बना है कि जो बैड मैनर्स के लिए बना होगा, कि आपने किसी का उल्टा जवाब दे दिया, किसी का कुछ भला बुरा कह दिया, इसके लिए किसी तरीके का कोई लॉ नहीं बना है. तो डिसकर्टसी कोई लीगल ऑफेंस नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को मारो या फिजिकली हार्म करो किसी को. इफ़ अ बर्गलर का मतलब होता है चोर और अ थीफ. इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, यानी कि अगर कोई चोर मेरे घर में घुस आता है एंड आई नॉक हिम डाउन, इसका मतलब अगर मैं उसके ऊपर हाथ उठाता हूँ, उसको मारता हूँ, द लॉ विल एक्विट मी. एक्विट का मतलब यहाँ पर होता है द लॉ इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी
और इट इज़ गोइंग टू बी ऑन माई साइड। क्यों मुझे लॉ बचाएगा? बिकॉज एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। और अगर उस चोर ने आकर मेरे पर हमला किया, मुझे किसी तरीके से फिजिकली अटैक किया मेरे ऊपर, तो आई एम अलाउड टू रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है यू आर अलाउड टू गिव बैक, यू आर अलाउड टू गिव बैक। डू समथिंग बैड टू समवन हु हैज़ डन समथिंग बैड टू यू, यानी आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप भी बदले में बुरा कर रहे हो। अगर उस बर्गलर ने आपको मारा तो आप भी अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो। लॉ आपको परमिशन देता है अपनी जान बचाने के लिए किसी के ऊपर हाथ उठाना विद रीजनेबल वायलेंस, लेकिन वो वायलेंस रीजनेबल होना चाहिए, उसका रीज़न आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा उसने एक आपको मारा तो आपने उसको 10 मार दिया। इट हैज़ टू बी रीजनेबल इनफ। It does this because the burglar and my assailant, that means the attacker, have broken quite definite commands of the law। अब ये चीज़ क्यों होगी? क्योंकि जो बर्गलर है, जो चोर है, उसने लॉ के कमांड को, जो है लॉ किसी हमारा कहता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वायलेंस नहीं करना है, तो उसने उस कमांड को क्या किया है? ब्रेक किया है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा बैड मैनर्स के लिए किसी तरीके का लॉ नहीं बनाया हुआ है, तो बैड मैनर्स के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है? कोई लीगल सिस्टम जो है वो नहीं है। और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन इस तरीके का वायलेंस का भी यूज़ करने के लिए लॉ ने आपको परमिशन जो है वो नहीं दी हुई। सो हियर इट इज सेइंग दैट एंड अ सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल। हमारी पूरी सिंपैथी है लिफ्ट मैन के साथ में कि उसको बुरा लगा होगा किसी बात का, किसी बैड मैनर का, बैड बिहेवियर का उस कंप्लेनेंट का, लेकिन हम ये भी नहीं, हम लॉ के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, हम वायलेंस को सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इट वुड नेवर डू if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको ऐसी कोई लिबर्टी नहीं मिली हुई है कि हम हमारा जब मन करे हम किसी को भी मार दें। टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स का मतलब होता है यहाँ पर उनको मार देना, सर पर मारना या कान के पास मारना। तो जो हमारा लॉ है वो हमको किसी तरीके की परमिशन मारने की नहीं देता है। अगर लिबर्टी मिल जाती लोगों को मारने की तो हो सकता है कोई किसी को उनके बिहेवियर की वजह से मार सकता था, किसी की टोन जो है, बात करने का तरीका जो है किसी का वो सही नहीं है, ख़राब है, उसकी वजह से कोई उसको मार सकता था। और द स्काउल ऑन देयर फेसेस, कुछ वियर्ड सा एक्सप्रेशन दे दिया अगर किसी ने फेस से, गुस्से वाला एक्सप्रेशन दे दिया या गुस्से में किसी को देख लिया, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आपने उसको मार दिया। और फिस्ट वुड नेवर बी आइडल, यानी कि हमारे हाथ कभी खाली रहते नहीं, हम क्या करते, हमेशा लोगों को मार रहे होते अगर हमको ऐसा कोई फ्रीडम मिल जाता तो। एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे, और जितनी भी नालियाँ बह रही है, खून की नदियाँ जो है वो बहने लग जाती अगर हमको फ्रीडम मिल जाता लोगों को मारने के लिए। I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against the violent retaliation। मैं कितना भी uncivil क्यों ना हो जाऊँ, सिविलियंस, वी आर सिविलियंस, वी आर दी सिटीजन्स, ठीक है। अगर मैं कितना भी बुरा क्यों ना बिहेव कर लूँ किसी के साथ में, बैड मैनर्स मेरे अंदर कितने भी हो, मैंने किसी से रूडली बात कर दिया, किसी से गुस्से में बात कर दिया, उल्टा जवाब दे दिया, एक रॉन्ग लैंग्वेज, एक फाउल लैंग्वेज यूज़ कर ली किसी के लिए, फिर भी लॉ जो है वो मुझे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये लैंग्वेजेस, ये बैड मैनर्स के लिए किसी तरीके का वायलेंट जो है वो परमिशन लॉ हमको या किसी को भी नहीं देता है। तो इट इज सेइंग आई माइट बी हॉटी और बोरिश। हॉटी का मतलब होता है मैं किसी को अपने आप से कम भी समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोरिश, मैं लोगों के साथ में क्या हो सकता हूँ, रूड भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए किसी तरीके की मुझे लॉ जो है वो पेनल्टी चार्ज नहीं कर रहा है। किस वे में मुझे पेनल्टी मिलेगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे, आई एम एन इल मैनर्ड पर्सन, मेरे अंदर किसी तरीके की तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ है ये इंसान, इस तरीके का जो है वो मुझे स्टेटस दे देंगे लोग, लेकिन उसके लिए कोई मुझे पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं होने वाली है। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़, लॉ मुझे नहीं बोल सकता है कि मुझे प्लीज़ बोलना है किसी को, ये तो हमारे बेसिक मैनर्स है जो हमने सीखे हैं, लेकिन लॉ जो है वो हमको किसी को प्लीज़ कहने के लिए नहीं कहता है। और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज एनी मोर देन इट सेज, यानी कि मैं अपनी ऐसी आवाज़ भी किसी से इस तरीके से वॉइस में मुझे नहीं कहता है बात करने के लिए कि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके हिसाब से मैं अपनी वॉइस, अपना टोन जो है वो चेंज करके लोगों से बात करूँ। It says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back। वह मुझे ये भी नहीं बोलता है कि I shall
आई शुड वैक्स माई मुस्टैच, यानी अपने मूछें निकाल दो, मुझे ये भी नहीं बोलता है। डाई माई हेयर, अपने बालों को जब कलर है उसको, अपने बाल जो है उसको आप डाई कर दो, कलर कर दो, राइट। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन ऑफ अ फीलिंग्स। लेसरेशन का मतलब होता है, यहाँ पर कट और टीयर दिया है, लेकिन यहाँ पर होता है किसी को भी इमोशनली हर्ट करना। इमोशनली यू आर हर्टिंग समवन, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर लेसरेशन। Emotionally you are hurting the feeling of a person. तो when you are hurting someone emotionally as a case for compensation, आप कोई केस नहीं कर सकते हो compensation के लिए कि किसी ने मुझे emotionally जो है वो hurt किया है। There is no allowance for moral and intellectual damages in this matter. यानी कि moral और जो values होते हैं, जो ethics होते हैं, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया उल्टा सीधा, किसी से रूड लैंग्वेज में, बैड लैंग्वेज में बात कर ली, फाउल लैंग्वेज में बात कर ली, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर ली विच इज़ वेरी मच इनअप्रोप्रिएट, तो उसके लिए सामने वाला कोर्ट में जाकर आपसे कॉम्पेंसेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो डैमेज आपने इमोशनली किसी को हर्ट किया है, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड, उसको हम निगलेक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट by what he regarded as a slur upon his social standing. अब ये इसलिए भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन आई है उसमें लिफ्ट मैन ने, यानी कि जैसे हमारे लिफ्ट मैन होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, हाउस मेट जिसको हम हाउस हेल्पर्स भी बोलते हैं, इन लोगों को हम लोग हमेशा क्या समझते हैं, लो कैटेगरी में समझते हैं। तो उसने यही सोचा कि बिकॉज आई एम अ लिफ्ट मैन, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है, मेरा एक लिफ्ट मैन का जॉब है, तो लोग जो है हमेशा मुझे क्या देखते हैं, एज अ लोअर पर्सन ही देखते हैं, एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग, यानी सोसाइटी में जो उसकी स्टैंडिंग है, जो उसका लेवल है, क्योंकि उसके प्रोफेशन के हिसाब से उसने अपने लेवल के बारे में सोचा है, बिकॉज आई एम अ लिफ्ट मैन, तो लोग मुझे नीचा समझते हैं। देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स। ओके, नाउ हियर इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस। अगर किसी ने उसको फिजिकली मारा होता, किक ऑन द शिन्स का मतलब होता है फिजिकली अगर आपको किसी ने मारा होता, तो डेफिनेटली आप उसके लिए लीगल रिड्रेस ले सकते हो, कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो, वो आपको कॉम्पेंसेशन देगा। अब ये जो सेंटेंस है, The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to a self-respect or a vanity, that means here it says a pride, may poison a whole day. So here it is saying that if someone is hurting you physically, किसी ने आपको physically मारा, वायलेंस किया, चोट पहुंचाई, तो वो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो चोट जो है वो उस आप रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आपकी किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, आपकी प्राइड को किसी ने हर्ट कर दिया, तो डेफिनेटली इमोशनली आप कुछ ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, और वो हर्ट जो होता है इट विल पॉइजन योर एंटायर डे। अगर कोई एक इंसिडेंट आपके साथ बुरा होता है, जैसे दिन में अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, वर्बली झगड़ा हो गया, मारा मारी नहीं हुई, किसी तरीके का वायलेंस नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन आप पूरा दिन उस झगड़े के बारे में सोचते हो, तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स कि फिजिकली अगर आपको कोई डैमेज करता है रिकवर कर पाते हो, लेकिन अगर इमोशनली कोई आपको डैमेज करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, definitely you will suffer the whole day as a poisonous day. So this sentence has got a very huge meaning. Next it is saying that I can imagine that lift man denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है यहाँ पर balance. ब्रूडिंग का मतलब होता है ही वॉज ओवर थिंकिंग। अब क्योंकि अगर हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, हम उसको पूरे दिन भर में भुला नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भूलने के लिए हम अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो लिफ्ट मैन ने क्या किया, अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, ही वेंट आउट टू मीट हिज वाइफ, सो दैट वो पूरे दिन का जो भी उसने सोच रखा था, जो भी इंसिडेंट उसके दिमाग में चल रहा था, उसको वो ओवरकम कर पाए। नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट फॉर देयर आर फ्यू मोर थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैड मैनर्स और बैड टेम्पर्स होते हैं। यानी कि बैड टेम्पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब आपको गुस्सा जल्दी आ जाता हो। तो बैड मैनर्स या बैड टेम्पर्स जो होते हैं वो काफ़ी तरीके से लोगों को, दूसरे लोगों को अफेक्ट करते हैं। व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट, यहाँ पर बात किया है इन्होंने सर एंथनी एब्सोल्यूट की, बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, यानी कि ही इज़ द फादर and Captain Absolute, he is the son. So when his father bullied his son, maybe डांटा होगा, चिल्लाया होगा, तो when he bullied his son, the later का मतलब होता है कैप्टन
एब्सोल्यूट, जो नेक्स्ट पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले कौन है, सर एंथनी, सेकंड कौन है, कैप्टन, एब्सोल्यूट। तो लेटर का मतलब होता है क्या किया उसने, वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन, यानी कि अब उसने क्या किया, जाकर उसने अपने नेक्स्ट में जो मैन है, जो कम डेजिग्नेशन में होगा, उसको जाकर बुली किया। फैग वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। अब फैग जो है यहाँ पर सर्वेंट को बोला गया है, सर्वेंट के बेटे को बोला गया है, तो इसने जाकर अपने सर्वेंट को बुली किया, सर्वेंट ने जाकर अपने बेटे को बुली किया, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। पेज बॉय का मतलब होता है यहाँ पर अटेंडेंट, और मेल अटेंडेंट बेसिकली। जब हम होटल्स में चेक इन करते हैं तो वहाँ पर एक मेल अटेंडेंट होते हैं, बेल बॉय होगा जो आकर आपका सामान लेकर चला जाएगा, जब भी आप बेल रिंग करो तो वो रूम में आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो पेज बॉय है उसको जाकर क्या किया, उस फैक्ट के सन ने जो है वो बुली किया। तो किस तरीके से साइकिल आई, सर एंथनी के पास से आई उनके बेटे के पास, उन्होंने जाकर लेटर अपने किसी मैन को बुली किया, उसने जाकर किसको बुली किया, फैक्ट को किया, फैक्ट के बेटे ने जाकर क्या किया, बुली किया पेज बॉय को। सो दैट इज हाउ दिस साइकिल गोज ऑन। Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning. अब यहाँ पर फिर हम बात कर रहे हैं उस लिफ्टमैन के बारे में। क्या बोल रहे हैं लिफ्टमैन के बारे में हम लोग, उसने क्या बोला था, टॉप बोला था लिफ्टमैन को, राइट, was really only getting back on his employer। तो अब ये साइकिल कहाँ से शुरू हुई, उसके एम्प्लॉयर को लेकर बात आ गई यहाँ पर। हो सकता है उस दिन उसने अपने एम्प्लॉयर को गुड मॉर्निंग बोला, उसने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं दिया। क्यों रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपेक्ड एट ब्रेकफास्ट। हैंडपेक्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। मोस्टली किसी की वाइफ अगर किसी को क्रिटिसाइज करती है, राइट, किसी से झगड़ा करती है, मोस्टली इट इज इन केस ऑफ वाइफ। ब्रेकफास्ट पे उसकी वाइफ ने उसको क्रिटिसाइज किया, खरी खोटी सुना दी कुछ चीज़ों के बारे में, राइट। उसने, उसकी वाइफ ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि टू हुम द कुक हैड बिन इंसॉलेंट। इंसॉलेंट हियर इट इज गिवन वेरी रूड, यानी कि अब जो वाइफ ने अपना गुस्सा निकाला अपने हस्बैंड के ऊपर, तो क्यों गुस्सा निकाला, क्योंकि उसके कुक ने उससे बहुत ज़्यादा रूड बात की। किससे रूड बात की, उसके एम्प्लॉयर की वाइफ से रूड बात की। बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक। क्यों, क्योंकि उसने उसको बैक आंसर किया था। हाउस मेड ने क्या किया, उस कुक को बैक आंसर किया। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स, यानी इन्फेक्ट मतलब हम फैलाते हैं, राइट। बैड मैनर्स भी जो होते हैं हम उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं विथ इल ह्यूमर्स। ह्यूमर्स यानी कि जो मस्ती मजाक होता है। कई बार मस्ती मजाक हर किसी को पसंद नहीं आता है, राइट। कुछ मजाक ऐसे भी होते हैं जो लोगों के इमोशंस को जो है वो हर्ट कर देते हैं। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। यहाँ पर बोल रहा है अभी तक जितनी भी हिस्ट्री में, जितने भी हमारे कैलेंडर में जाकर अगर हम देख ले, जितनी भी हिस्ट्री में क्राइम्स हुए हैं, उस क्राइम से कंपेयर किया है तो क्या बोला गया है, बैड मैनर्स ने सोसाइटी को ज़्यादा पॉइजन किया है एज कंपेयर टू दी क्राइम्स। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई, ब्लैक आई यानी कि मतलब होता है यहाँ बुरी नज़र, from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live in a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. Morose temper is here means unhappy. So it is saying that give an example of a woman wherein a wife who is having a black eye, यानी बुरी नज़र है किसके ऊपर, हो सकता है कि उसकी कोई फ्रेंड हो या उसकी कोई पहचान वाली हो जिसके हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा है, तो उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जलन होती है कि वाई माई हस्बैंड इज़ नॉट सो ऑफ गुड नेचर, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देर आर 100 हु लिव इन अ लाइफ ऑफ मार्टियरडम अंडर द शेडो ऑफ मोरॉस टेम्पर। मोरॉस टेम्पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अ प्राइवेट मैनर्स, यानी कि यहाँ फिर वही बात कर रहे हैं, लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अ प्राइवेट मैनर्स, यानी मैनर्स जो है दिस आर मोर ऑफ योर प्राइवेट थिंग्स, राइट। यू आर हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं बना है कि आपको कैसा मैनर्स होना चाहिए, ओके थैंक यू प्लीज़ सॉरी लेट इट बी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए कोई मैनर्स के लिए आपके लिए लॉ जो है वो नहीं बना है। इट इज़ सेइंग दैट नो डीकेलॉग कुड
cover the vast area of offences and no court could administer a law which governed our social civilities. यानी किसी भी तरीके का कोर्ट जो है वो हमारी सोशल सिविलिटीज़ पे, सोशल एक्टिविटीज़ पे हर वक्त जो है वो ध्यान नहीं देती है. Our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners, यानी कि हमारी स्पीच के ऊपर हर वक्त उनकी नज़र नहीं है. हमारे आईब्रोज है, जो हमारे एक्सप्रेशंस है, हम किस तरीके से आईब्रोज को रेस करते हैं उसे कहते हैं टिल्ट ऑफ आईब्रोज, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है. ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स, हमारे मूड्स और मैनर्स के हिसाब से हम चलते हैं, तो अगेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉ. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है यहाँ पर सपोर्ट. though we are bound to endorse, that means support the verdict against the lift man. क्या बोल रहा है यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या बोल रहा है, वी आर बाउंड टू एंडोर्स, यानी कि हमको सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी जजमेंट लिफ्टमैन के अगेंस्ट पास हुआ है. वी विल हैव टू सपोर्ट. वाई? बिकॉज बैड मैनर्स है ना, उसने गलत काम किया है, उसने किसी को बाहर निकाल कर फेंक दिया है, वायलेंस करना शुरू कर दिया था उसने. सो वी कैनॉट सपोर्ट दैट पर्सन. मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उस लेफ्ट मैन के साथ में सिंपैथी होगी. हमको भी सिंपैथी है, वी अग्री, बट दैट डज नॉट मीन वी शुड सपोर्ट वायलेंस. व्हाइल इट इज ट्रू दैट देयर इज नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, अगेन वही बात बोल रहे हैं, कोई लॉ नहीं बना है जो कि हमको प्लीज बोलने के लिए मजबूर करे. देयर इज अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सेक्रेड, यानी कि ये एक सोशल प्रैक्टिस है. जब भी हम किसी को थैंक यू, सॉरी, प्लीज बोलते हैं, दिस इज अ सोशल प्रैक्टिस. दिस आर द मैनर्स विच आर इनकलकेटेड इन अस from the school itself, right? Why? Because these are the manners, they are more sacred का मतलब होता है यहाँ पर holy, बहुत ज़्यादा पवित्र चीज़ें जो होती है. Then any law which enjoins us to be civil, किसी भी लॉ ने हमको नहीं बोला है प्लीज़ या थैंक यू बोलना, ये हमारे ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसने हमको बोला है. Now next it says is, and the first requirement of civility, that the first requirement of being a good human is that we should acknowledge a service. Acknowledge का मतलब होता है किसी की भी सर्विस को सपोर्ट करना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, प्लीज बोलना, एक्सक्यूज मी बोलना, राइट? यू आर एक्नॉलेजिंग समवन्स सर्विस, यू आर शोइंग अ ग्रैटिट्यूड, यू आर शोइंग एन ऑनर टू समवन. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as a social beings. यानी कि प्लीज़ और थैंक यू ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं जिसका जो हम एक हिसाब से पे कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं? दैट वी आर सोशल बींग्स. ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज सोशल एनिमल्स, राइट? बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी. तो दैट इज द रीजन वी आर कॉल्ड एज सोशल बींग्स. तो हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं जब हम किसी के साथ गुड मैनर्स से बात करते हैं. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. That means ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी courtesies है जिससे we keep on moving our life. They put our intercourse का मतलब होता है यहाँ पर interaction या communication. They put our communication upon the basis of friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. यानी यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? हमारे प्लीज़, थैंक यू की, हमारे गुड मैनर्स की. क्या होता है जब हम गुड मैनर्स रखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो एक फ्रेंडली कोऑपरेशन हो जाता है, लोगों के साथ में हम एक फ्रेंडली रिलेशन बना पाते हैं. एक गिव एंड टेक का ईजी रिलेशन हो जाता है. जब भी हमको किसी की तो हम उसकी हेल्प करें, हम उससे हेल्प मांगे, या किसी को ज़रूरत हो तो हम उनकी हेल्प करें, इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर डिक्टेटिंग इन्फीरियर. सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे हो और किसी को नीचे समझ रहे हो. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. Resentment का मतलब होता है यहाँ पर anger. यानी कोई ऐसा बहुत ही गंदा सोच वाला होगा जो कि क्या करता है, with bad manners he is continuing to live in the society. आप सर्विस भी मांग रहा है लेकिन क्या कर रहा है, बिहेवियर जो है उसका वो किसी तरीके से चेंज नहीं कर रहा है. ओके, so with this we are done with the part 1 of our chapter 1.2. In the next lecture, we will continue further along with the brainstorming part as well. So, thank you very much and I hope you will like my video. Thank you very much.